मेरी सास का थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। ऑपरेशन छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। यह सब माँ के बिस्तर के ठीक सामने हुआ। माँ जी, अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही सास ने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। तुम्हारी माँ मरेगी तो बीमा का पैसा मिलेगा ना, चुपचाप कागजों पर दस्तखत कर दो। उनका हाथ फिर से उठा। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे माँ के अस्पताल के कमरे में भी यह सब झेलना पड़ेगा। ठीक उसी पल किसी ने मेरी सास की कलाई पकड़ ली। ये आप क्या कर रही हैं? एक गहरी और भारी आवाज थी। सफेद कोट पहने एक आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। अगर आपने दोबारा हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी सास का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन मैं भी नहीं जानती थी कि इस अस्पताल के डायरेक्टर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं और मेरी सास का पतन कैसे होगा। अब मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूं। मॉनिटर की आवाज ही कमरे में गूंज रही थी। खिड़की से दोपहर की धूप तिरछी होकर अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी गर्माहट इस कमरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिस्तर पर लेटी औरत का चेहरा पीला पड़ चुका था और नाक में लगी ऑक्सीजन नली से हल्की हवा की आवाज आ रही थी। गाल अंदर धंस गए थे और एक समय में जो त्वचा कसी हुई रही होगी वह अब ढीली पड़ गई थी। बिस्तर के पास एक कुर्सी पर प्रिया बैठी थी। वह 30 साल की एक युवा महिला थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के गहरे घेरे उसकी थकान को साफ बयां कर रहे थे। वह अपनी मां के सूखे हाथ को थामे उनके सोते हुए चेहरे को एकटक देख रही थी। हर उंगली पर गांठें पड़ी हुई थीं। ये वही हाथ थे जिन्होंने रेस्टोरेंट में बर्तन मांजे थे, दूसरों के घरों में कपड़े धोए थे और सुबह की सब्जी मंडी में बोरियां उठाई थीं। अब उन हाथों में सिर्फ हड्डियां बची थीं। पैंक्रियाटिक कैंसर के आखिरी स्टेज का पता चले 3 महीने हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हैं। यह कि दूसरों के घरों में लाद कर बौर इसलिए डॉक्टर सुनकर प्रिया का दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी मां ने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी थी। पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था। कमर तोड़ मेहनत करते हुए भी उन्होंने कभी अपनी बेटी के सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। ऐसी मां जल्द ही उसे छोड़कर चली जाएंगी, इस पर यकीन करना नामुमकिन था। अचानक अस्पताल के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। प्रिया ने मुड़कर देखा। उसका दिल धक से रह गया। दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी, पीछे पति रोहन भी था। सास का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, होंठ कांप रहे थे और आंखों में गुस्सा था। यह साफ था कि वे तोम के लोहन डालाबार मार पा था, किसी अच्छे काम से नहीं आए थे। सास तेजी से बिस्तर के पास आई। उसकी सैंडल की हील फर्श पर टकराकर तीखी आवाज कर रही थी। प्रिया ने घबराकर अपनी मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मां जी, आप यहां कैसे? प्रिया की आवाज कांप रही थी। सास ने जवाब देने के बजाय प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में एक ठंडी चालाकी थी। तुम्हारी मां की हालत कैसी बताई थी? ऑपरेशन करना होगा, लेकिन कामयाबी की उम्मीद बहुत कम है। तो अब क्या करने का इरादा है? सास एक कदम और पास आई। उसने प्रिया का कंधा जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी साफ बता दूं, तुम्हारी मां का जो घर है ना। प्रिया का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन सास को कोई परवाह नहीं थी। मैं साफ बता दूं, तुम्हारी मां का जो घर है ना, उसे बेचकर अस्पताल का बिल भरो और जो पैसा बचे वह हमें दे दो, बीमा का पैसा भी। तुम्हारी मां के नाम पर कोई बीमा तो होगा ही। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मां जी, आप यह क्या कह रही हैं? क्या कह रही हूं? जब तुम इस घर की बहू बनकर आई हो तो तुम्हारी जायदाद हमारी जायदाद है। तुम्हारी मां की जायदाद भी हमारी ही हुई। वो मां का है, मैं उस पर अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकती। प्रिया की आवाज ऊंची हो गई। उसी पल सास का हाथ हवा में लहराया। चट्टा गाल पर जैसे आग लग गई। उसका सिर एक तरफ घूम गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कान में सनसनाहट होने लगी। थोड़ी देर बाद दर्द का एहसास हुआ। गाल की हड्डी दुख रही थी और मुंह में खून का स्वाद आ रहा था। शायद अंदर से होंठ कट गया था। सास ने प्रिया के बाल पकड़ लिए। स्कैल्प में ऐसा दर्द हुआ जैसे त्वचा खिंचकर फट जाएगी। ऐसा लगा जैसे बाल गुच्छों में उखड़ रहे हैं। बदजुबान औरत सास से जबान लड़ाती है। सास ने दांत पीसते हुए कहा, तू होती कौन है मना करने वाली? तेरी मां तो वैसे भी मर रही है। जिस इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं, उस पर पैसा खर्च करना कहां की समझदारी है। उस पैसे से रोहन का व्यापार बचाना है। तब प्रिया को समझ आया।
सास अस्पताल क्यों आई थी? वह जानती थी कि उसके पति का व्यापार मुश्किल में है, वे कर्ज की किश्तें भी नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे उसकी मां की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं। मां जी, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है, प्रिया ने गिड़गिड़ाकर कहा, लेकिन सास ने उसके बाल और जोर से खींच लिए। कागजों पर दस्तखत कर, घर और बीमा का सारा पैसा हमें देने का, अगर नहीं किया तो अस्पताल का बिल देना बंद कर दूंगी, तब तेरी मां को सड़क पर फेंक दिया जाएगा, समझी? यह धमकी थी। वे खुलेआम उसे धमकी दे रहे थे। मां के बिस्तर के सामने, जहां ऑक्सीजन मशीन की आवाज आ रही थी, प्रिया ने अपने पति की ओर देखा। रोहन कमरे के कोने में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। अपनी पत्नी को अपनी मां से पिटते और बाल खींचते देखकर भी वह टस से मस नहीं हुआ, जैसे यह किसी और का मामला हो। रोहन, मेरी मदद करो, प्रिया ने मुश्किल से कहा। रोहन ने बस सिर घुमाकर एक पल देखा और फिर से बाहर देखने लगा। मां की बात मान लो प्रिया, हमारे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है। प्रिया का दिल ठंडा पड़ गया। उसका पति भी अपनी मां के साथ था। बिस्तर पर लेटी मां ने थोड़ी हरकत की। उनकी पलकें कांपीं और फिर धीरे धीरे आंखें खुली। शायद शोर से उनकी नींद खुल गई थी। प्रिया, मां की आवाज बहुत धीमी थी। ऑक्सीजन मास्क की वजह से उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मां, आप ठीक हैं? आंखें बंद रखिए, प्रिया ने जल्दी से कहा। वह अपनी मां को यह दृश्य नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन सास को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह मां की ओर मुड़ी। समधन जी, आप उठ गईं? अच्छा हुआ। खुद ही सुन लीजिए, अपना घर और बीमा का पैसा हमारे नाम कर दीजिए। वैसे भी ऑपरेशन के बाद बचने की उम्मीद तो है नहीं। जो जिंदा है उसे तो जीना चाहिए ना। मरने वाले पर पैसा बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन सिर्फ खांसी निकली। उनका सीना ऊपर नीचे होने लगा और हार्ट मॉनिटर की आवाज तेज हो गई। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसके नेम प्लेट पर हॉस्पिटल डायरेक्टर लिखा था। उसके पीछे 2 नर्सें थीं। डायरेक्टर की नजर कमरे के हालात पर गई। बाल खिंचे हुए प्रिया, फर्श पर गिरी उसकी चप्पल, बिस्तर पर रोती हुई मरीज। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। डायरेक्टर तेजी से आगे बढ़े और सास की कलाई पकड़ ली। हाथ छोड़िए। आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सास चौंक गई। तुम कौन होते हो? निकलो यहां से। मैं इस अस्पताल का डायरेक्टर हूं और आपने अभी जो कुछ भी कहा है वह सब रिकॉर्ड हो रहा है। डायरेक्टर ने छत के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा सा कैमरा लगा था जिसकी लाल बत्ती जल बुझ रही थी। सास का चेहरा सफेद पड़ गया। डायरेक्टर ने सास की कलाई मरोड़कर प्रिया के बालों से उसका हाथ छुड़ाया। प्रिया लड़खड़ाकर पीछे हटी। बालों का एक गुच्छा सास के हाथ में रह गया था। मरीज के सामने एक तीमारदार के साथ मारपीट और धमकी। यह इलाज में बाधा डालने का साफ मामला है। डायरेक्टर की आवाज कमरे में गूंज गई। सास भड़क गई। इलाज में बाधा? क्या बकवास है? यह हमारा घरेलू मामला है, तुम दखल मत दो। मरीज के कमरे में जो कुछ भी होता है वह अस्पताल का मामला है। मैं सिक्योरिटी को बुला रहा हूं। डायरेक्टर ने एक नर्स को इशारा किया। नर्स ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया। कुछ ही देर में 2 सिक्योरिटी गार्ड कमरे में आ गए। डायरेक्टर ने संक्षेप में आदेश दिया, इन लोगों को बाहर कॉरिडोर में ले जाओ। कुछ समय के लिए इनके कमरे में आने पर पाबंदी है। सास को गार्ड्स ने पकड़ लिया और कमरे से बाहर खींचकर ले जाने लगे। रोहन भी उनके पीछे पीछे चला गया। कॉरिडोर से सास के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे दूर होती गई। कमरे में फिर से शांति छा गई। यह सिर्फ हार्ट मॉनिटर की आवाज नियमित रूप से आ रही थी। मां की सांसें भी धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। प्रिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके शरीर से सारी ताकत निकल चुकी थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप ठीक हैं? डायरेक्टर ने प्रिया के सामने घुटने टेके। उन्होंने अपनी जेब से एक रूमाल निकालकर उसे दिया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह मुश्किल से बस इतना ही कह पाई। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। मुझे अफसोस है कि अस्पताल में ऐसा कुछ हुआ। फिर उन्होंने बिस्तर पर लेटी मां को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वे कोई पुरानी याद ताजा कर रहे हों। प्रिया को यह अजीब लगा। एक डायरेक्टर इस तरह से आगे क्यों आ रहा है? वे तो बस एक अनजान मरीज और उसके परिवार वाले थे। लेकिन उसने इस सवाल को बाद के लिए टाल दिया। अभी मां के पास रहना ज्यादा जरूरी था। प्रिया बिस्तर के पास गई और मां का हाथ फिर से थाम लिया। मां, आप ठीक हैं? अब सब ठीक है। मां की आंखों से फिर आंसू बह निकले।
प्रिया, मुझे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रही हैं माँ? आपकी कोई गलती नहीं है। खिड़की से सूरज ढल रहा था, उसकी लालिमा कमरे को रंग रही थी। प्रिया ने माँ का हाथ नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी माँ की रक्षा करेगी। लेकिन प्रिया अभी तक नहीं जानती थी यह डायरेक्टर क्यों प्रकट हुआ था और आगे क्या होने वाला था। सब कुछ तो अभी शुरू हुआ था। सांस के बाहर निकाले जाने के बाद भी प्रिया कुछ देर तक अपनी जगह से नहीं उठी। उसके घुटनों में जान नहीं थी और उंगलियां कांप रही थीं। गाल अभी भी जल रहा था और सिर की त्वचा में दर्द था। जमीन पर बालों के कुछ गुच्छे पड़े थे। डायरेक्टर के जाने के बाद एक नर्स ने आकर मां की जांच की। उसने बताया कि दिल की धड़कन अब सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन प्रिया का मन बिल्कुल शांत नहीं था। अभी जो हुआ था वह बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। मां ने आंखें बंद कर ली थीं। पता नहीं वह सो रही थीं या बस आंखें खोलना नहीं चाहती थीं। उनके पीले चेहरे पर आंसू के निशान सूख गए थे। प्रिया उस चेहरे को देखते देखते सिर झुका बैठी। उसका दिल फटा जा रहा था। रात गहरी हो गई। प्रिया अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रात भर जागती रही, मां का हाथ थामे हुए। खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी और कॉरिडोर से कभी कभी कदमों की आहट सुनाई देती थी। रात शांत थी, लेकिन प्रिया का मन अशांत था। सास की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। जिस इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं, उस पर पैसा खर्च करना कहाँ की समझदारी है। उस पैसे से रोहन का व्यापार बचाना है। प्रिया जानती थी कि इन बातों का क्या मतलब है। पति का व्यापार मुश्किल में है, यह उसने शादी के शुरू से ही सुना था। पहले तो लगा कि बस पैसों की थोड़ी कमी है, लेकिन समय के साथ हालात बदतर होते गए। लगभग 1 साल पहले की बात है। रोहन शराब के नशे में घर आया था और पहली बार उसने प्रिया को अपनी दिल की बात बताई थी। मेरा व्यापार नहीं चल रहा, पार्टियों से पेमेंट नहीं आ रही और कर्ज चुकाने की भी सीमा पार हो गई है। बैंक से भी और लोन नहीं मिल रहा। उस दिन प्रिया ने अपने पति को दिलासा दिया था, हिम्मत रखने को कहा था, साथ मिलकर हल निकालने की बात कही थी। लेकिन रोहन ने सिर हिला दिया था। मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। उसके बाद से रोहन अक्सर प्रिया से उसके मायके की बातें करने लगा था। तुम्हारी माँ अकेले रहती हैं, घर तो काफी बड़ा है ना, उस घर को बेचें तो कितना मिलेगा। शुरू में प्रिया ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा क्या सच में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अब आकर समझ आया कि वह सब सच था। सास का अस्पताल आकर कागजों पर दस्तखत के लिए धमकाना और रोहन का चुपचाप खड़े रहना, यह सब एक सोची समझी साजिश थी। मां के बीमार होने की खबर सुनकर ससुराल वालों के मन में चिंता नहीं बल्कि हिसाब किताब आया था। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। अगली सुबह हुई। प्रिया थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उठी। गर्दन अकड़ गई थी और पूरा शरीर दुख रहा था। कुर्सी पर सोने की वजह से ऐसा हुआ था। मां अभी भी आंखें बंद किए हुए थीं। उनकी सांसें बराबर चल रही थीं। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। फोन बजा। स्क्रीन पर रोहन का नाम था। प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर फोन उठाया। हेलो, मैं हूं। कहाँ हो अभी? रोहन की आवाज सामान्य थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। अस्पताल में हूं। और कहाँ होंगी? अच्छा, मां की तबीयत कैसी है? वैसी ही है। कुछ देर खामोशी रही। रोहन ने गला साफ किया। प्रिया, कल के लिए माफ करना। मां ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। माफी तो मुंह से निकली थी, लेकिन आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। बस कहने के लिए कहा गया था। लेकिन सुनो, रोहन ने बात आगे बढ़ाई। मां की बात में दम तो है। तुम्हारी मां के ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद कितनी है? डॉक्टर ने क्या कहा? 10%। 10% का मतलब तो लगभग ना के बराबर ही होता है। रोहन की आवाज ऊंची हो गई। और सोचो, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा। लाखों रुपए तो लगेंगे ही। इतना पैसा लगाकर अगर ऑपरेशन नाकाम हो गया तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। प्रिया का हाथ कांपने लगा। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। यह क्या कह रहे हो तुम? वह मेरी मां है। जानता हूं, लेकिन हमें हकीकत को भी तो देखना होगा। तुम जानती हो हमारी हालत क्या है। अगर इस महीने मेरा व्यापार नहीं संभला तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। फिर हम कैसे जिएंगे? रोहन की आवाज में घबराहट थी। तुम्हारी मां का घर बेचें तो कम से कम 40-50 लाख तो मिलेंगे। उतने में बैंक का कर्ज भी चुक जाएगा और कुछ बचेगा भी। प्लीज हकीकत को समझो, तुम्हारी मां भी समझ जाएंगी। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। खून का स्वाद आया। मां का घर मां का है। मैं उस पर कोई फैसला नहीं ले सकती। तो अपनी मां से बात तो करो, उन्हें समझाओ।
जब ऑपरेशन के बाद भी बचना मुश्किल है तो उस पैसे से हमारी जिंदगी बचाना ही सही है ना। बचना मुश्किल है, यह बात प्रिया के दिल में खंजर की तरह चुभ गई। रोहन के लिए उसकी मां पहले ही मर चुकी थी, वह अभी सांस ले रही थी, लेकिन उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। मैं फोन रखती हूं, प्रिया ने कहा। अरे प्रिया प्रिया, रोहन कुछ और कह रहा था, लेकिन प्रिया ने फोन काट दिया। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। वह फोन को जमीन पर पटक देना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। मां ने आंखें खोली। प्रिया, धीमी आवाज थी। प्रिया ने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदले और मां के पास गई। मां, आप उठ गईं? पानी दूं? नहीं, ठीक हूं। मां ने मुश्किल से अपना हाथ उठाकर प्रिया का हाथ पकड़ा। उंगलियां ठंडी थीं। कल वो लोग क्या कह रहे थे? प्रिया ने होंठ भींच लिए। लगता है मां ने सब सुन लिया था। कुछ नहीं मां, आप ध्यान मत दीजिए। झूठ मत बोलो, मैंने सब सुना है। मां की आंखों में आंसू भर आए। वे मां का घर बेचना चाहते थे, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने वाली हूं, इसलिए मुझ पर पैसा मत लगाओ। मां, मुझे माफ कर दो प्रिया, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, गाल से होते हुए तकिए पर गिर रहे थे। प्रिया की भी आंखों में आंसू आ गए। वह रोकना चाहती थी, पर रोक नहीं पाई। आपकी गलती नहीं है मां, वे लोग बुरे हैं, लेकिन अगर मैं स्वस्थ होती तो ऐसा नहीं होता। मां ने सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा। धूप खिली हुई थी, लेकिन मां की आंखें अंधेरी थीं। प्रिया, हाँ मां, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। प्रिया का दिल धक से रह गया। यह क्या कह रही हो मां? इसका क्या मतलब है? वैसे भी उम्मीद तो कम ही है ना। तुम उस पैसे को अपने पास रखो, उन ससुराल वालों को देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे लो और खुशी से जियो। मां की आवाज शांत थी, जैसे उन्होंने मन बना लिया हो। प्रिया ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं मां, आपको ऑपरेशन करवाना होगा। उम्मीद कम हो तब भी कोशिश तो करनी होगी। हम हार नहीं मान सकते। मां, अगर आप नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही तो हैं। प्रिया रोते हुए बोली। उसकी आवाज फट गई थी। मां की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने सूखे हाथ से प्रिया के गाल सहलाए। मेरी बच्ची, तूने बहुत दुख झेले हैं। मैं और ज्यादा जीकर तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप बोझ नहीं हैं, कभी नहीं। प्रिया ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे छोड़ने से वे चली जाएंगी। बाहर कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। प्रिया ने आंसू पोंछे और सिर उठाया। दरवाजा खुला और डायरेक्टर अंदर आए, वही जिन्होंने कल सास को रोका था। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। माफ कीजिएगा, डायरेक्टर ने धीरे से कहा, मैं मरीज की हालत के बारे में कुछ बताने आया हूं। प्रिया अपनी जगह से उठी। उसका दिल धड़क रहा था। अच्छी खबर होगी या बुरी? डायरेक्टर बिस्तर के पास खड़े हो गए। मां को देखते हुए उनकी आंखों में फिर से वही अजीब हलचल हुई, जैसे वे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। मैं आपको ऑपरेशन के बारे में एक बार फिर से समझाना चाहता हूं, डायरेक्टर ने कहा। प्रिया ने सांस रोककर उनकी अगली बात का इंतजार किया। डायरेक्टर ने बिस्तर के पास एक कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्होंने कागजों का बंडल अपने घुटनों पर रखा और प्रिया और मां को बारी बारी से देखा। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक गर्माहट थी। सबसे पहले मरीज की हालत के बारे में बताता हूं, डायरेक्टर ने कहना शुरू किया। यह पैंक्रियाटिक कैंसर का तीसरा स्टेज है। कैंसर सेल्स आसपास के टिश्यू में फैल चुके हैं, इसलिए ऑपरेशन आसान नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है। प्रिया ने सांस रोककर सुना। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद कम है। सच कहूं तो लगभग 10%, यानी 10 में से 9 बार यह नाकाम हो सकता है। मां ने कमजोर सी हंसी के साथ कहा, तो फिर न करना ही बेहतर है। बेकार में पैसा क्यों बर्बाद करना? मां जी, डायरेक्टर ने मां को देखा। उनकी आंखें गंभीर हो गईं। मैं यह कहने नहीं आया कि आप उम्मीद छोड़ दें। प्रिया और मां दोनों ने एक साथ डायरेक्टर को देखा। मैं यह ऑपरेशन खुद करूंगा। डायरेक्टर की बात सुनकर प्रिया की आंखें फटी रह गईं। आप खुद करेंगे? हाँ, मेरा स्पेशलाइजेशन पैंक्रियाटिक सर्जरी ही है। मैंने 20 साल से ज्यादा सिर्फ पैंक्रियाटिक कैंसर के ऑपरेशन किए हैं। इस अस्पताल में मेरे द्वारा किए गए ऑपरेशनों की सफलता दर 35% है। यह सामान्य आंकड़े से 3 गुना ज्यादा है। प्रिया के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। 35% अभी भी कम था, लेकिन 10% से तो कहीं बेहतर था। और मैं ऑपरेशन की टीम भी खुद बनाऊंगा, इस अस्पताल के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम। डायरेक्टर ने एक फाइल खोली। उसमें ऑपरेशन की योजना और डॉक्टरों की सूची थी। एनेस्थीसिया के हेड, सर्जरी के प्रोफेसर,
आईसीयू के टीम लीडर, सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इस टीम के साथ हम सफलता की दर को और बढ़ा सकते हैं। प्रिया ने फाइल अपने हाथ में ली। उसका हाथ कांप रहा था। उसमें लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने थे। ऑपरेशन का तरीका, अनुमानित समय, रिकवरी का समय, सब कुछ विस्तार से लिखा था। लेकिन प्रिया ने धीरे से पूछा, आप हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? हम तो बस एक सामान्य मरीज हैं। आपको खुद आगे आने की क्या जरूरत है? डायरेक्टर कुछ देर चुप रहे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उनकी आंखें जैसे कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वे कुछ याद कर रहे हों। इसकी एक निजी वजह है, डायरेक्टर ने धीरे से कहा। मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। अभी मरीज के इलाज पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। प्रिया और पूछना चाहती थी, पर रुक गई। डायरेक्टर का चेहरा उलझन भरा लग रहा था। जरूर कोई बात थी। ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? प्रिया ने पूछा। यही सबसे बड़ी चिंता थी। ससुराल से कोई मदद नहीं मिलेगी, यह तो कल साफ हो गया था। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। खर्चे की चिंता आप मत कीजिए। क्या? अस्पताल की तरफ से मदद की जाएगी। आप पैसों के बारे में मत सोचिए। प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अस्पताल ऑपरेशन का खर्चा उठाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? आपका मतलब क्या है? खर्चा कितना है? रकम जरूरी नहीं है। डायरेक्टर की आवाज दृढ़ थी। यह मेरा फैसला है। मैंने अस्पताल के बोर्ड से भी बात कर ली है। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। यह एक सपने जैसा था। कल तक चारों तरफ अंधेरा था। सास धमका रही थी, पति हार मानने को कह रहा था, पैसे नहीं थे। यह एक अंधेरी सुरंग जैसा था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया ने सिर झुकाया। आंसू टपक रहे थे। डायरेक्टर ने हाथ उठाया। शुक्रिया ऑपरेशन के बाद कीजिएगा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। उन्होंने मां को देखा। मां जी, क्या आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? मां ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों के कोनों में आंसू थे। मां ने धीरे से कहना शुरू किया, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। इस उम्र तक जी लिया, बहुत है। बस मेरी प्रिया खुश रहे। मां, प्रिया ने मां का हाथ पकड़ा। ऐसा मत कहो। आपको जीना होगा, तभी तो मैं जी पाऊंगी। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? प्रिया, प्लीज ऑपरेशन करवा लो। हाँ, उम्मीद कम हो तब भी कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते। मैं आपके बिना सच में नहीं जी सकती। प्रिया की आवाज फट गई थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। मां की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने सूखे हाथ से प्रिया के गाल सहलाए। अगर मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो तुझे तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ हो, कोई बात नहीं। बस मैं आपके साथ रह सकूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। मां कुछ देर तक प्रिया का चेहरा देखती रहीं। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। प्रिया ने मां को गले लगा लिया। हड्डियों का ढांचा, मात्र शरीर, लेकिन उसे उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी, जिंदा होने की गर्माहट। डायरेक्टर अपनी जगह से उठे। तो मैं ऑपरेशन की तारीख तय करता हूं, 1 हफ्ते बाद। उससे पहले कुछ और जांचें भी करनी होंगी। जी शुक्रिया, प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। डायरेक्टर दरवाजे की ओर बढ़े, फिर रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। और हाँ, तीमारदार जी, कल उन लोगों के बारे में चिंता मत कीजिएगा। मैंने उनके अस्पताल में आने पर रोक लगा दी है। वे अब अंदर नहीं आ सकते। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके दिल पर रखा एक बोझ थोड़ा हल्का हुआ। डायरेक्टर के जाने के बाद कमरे में शांति छा गई। प्रिया मां के पास बैठी उनका हाथ थामे रही। मां ने आंखें बंद कर ली थीं, शायद थक कर सो गई थीं। खिड़की से धूप आ रही थी। एक गर्म दोपहर थी। प्रिया उस रोशनी को देखते हुए सोचने लगी, डायरेक्टर इतना सब क्यों कर रहे हैं? ऑपरेशन का खर्चा भी माफ कर दिया। एक अनजान मरीज के लिए ऐसा करने की कोई वजह नहीं हो सकती। जरूर कोई कारण होगा। उन्होंने कहा था कि एक निजी वजह है। वह क्या हो सकती है? क्या उनका मां से कोई रिश्ता है? प्रिया ने सिर हिलाया। अभी यह सब सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी मां का ऑपरेशन था। 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन था। तब तक मां की हालत को बेहतर बनाना था। फोन बजा। स्क्रीन पर रोहन का नाम था। प्रिया ने कुछ देर सोचा और फोन नहीं उठाया। अभी वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। फोन की घंटी बजी और बंद हो गई। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया, फोन उठाओ, कुछ बात करनी है। प्रिया ने मैसेज पढ़ा और फोन नीचे रख दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शाम हो गई। नर्स रात का खाना लेकर आई। दलिया था। मां ने 2-4 चम्मच खाए और फिर सिर हिला दिया। नहीं खाया जा रहा, भूख नहीं है। थोड़ा और खा लो मां, ताकत होगी।
तभी तो ऑपरेशन करवा पाओगी। प्रिया ने चम्मच में दलिया लेकर मां के मुंह के पास किया। मां ने जबरदस्ती खा लिया। उन्हें निगलने में भी तकलीफ हो रही थी। प्रिया, हाँ मां, शुक्रिया। मां हल्की सी मुस्कुराई। झुर्रियों भरे चेहरे पर एक मुस्कान। प्रिया का दिल भर आया। किस बात का शुक्रिया? ये तो मेरा फर्ज है। अगर तू न होती तो मां ने कब का हार मान लिया होता। मां के हाथ ने प्रिया का हाथ पकड़ा। कमजोर लेकिन गर्म। ऑपरेशन सफल होगा, फिर हम साथ में बहुत समय बिताएंगे। हाँ जरूर, मां ने सिर हिलाया। रात गहरी हो गई। प्रिया फिर से अस्पताल की कुर्सी पर रात भर जागती रही। वह मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। खिड़की के बाहर चांद निकल आया था। पूरा चांद पूनम का। उसकी चांदनी कमरे में हल्की रोशनी फैला रही थी। प्रिया अपनी सोती हुई मां का चेहरा देख रही थी। बस एक हफ्ते की बात है, ऑपरेशन सफल हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। डायरेक्टर साहब खुद कर रहे हैं, सबसे अच्छी टीम है, जरूर सब ठीक होगा। वह खुद को दिलासा देते हुए आंखें बंद कर ली। तभी कॉरिडोर में शोर हुआ। चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक जानी पहचानी आवाज, मेरी बहू यहीं है, हटो सामने से। सैस। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आने पर तो रोक थी, वे अंदर कैसे आ गईं? कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सास खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। पीछे रोहन भी था। तू फोन क्यों नहीं उठाती? सास ने चिल्लाकर कहा। प्रिया अपनी जगह से उछल पड़ी। मां को बचाने के लिए बिस्तर के सामने खड़ी हो गई। मां जी, आपके आने पर तो मनाही थी। मनाही? मैं अपनी बहू से मिलने आई हूं, मुझे कौन रोकेगा? सास तेजी से आगे बढ़ी। उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। पकड़ बहुत मजबूत थी। कागजों पर दस्तखत नहीं किए ना? अभी तक नहीं किए। आज तो मैं करवा कर ही रहूंगी। सास ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक कागज निकाला। एक शपथ पत्र पहले से ही तैयार करके लाई थी। यहां दस्तखत कर, घर और बीमा का पैसा हमारे नाम। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी। क्या कहा? सास की आंखें गुस्से से भर गईं। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा फिर से खुला। डायरेक्टर खड़े थे और उनके पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड थे। डायरेक्टर का चेहरा ठंडा और कठोर था। उनकी आंखों में गुस्सा था। मैंने आपको चेतावनी दी थी, डायरेक्टर ने धीमी आवाज में कहा। अगर आप दोबारा आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। सास का चेहरा सफेद पड़ गया। डायरेक्टर कमरे के अंदर आए। उनके पीछे 4 गार्ड दरवाजे पर खड़े हो गए। सास के चेहरे पर घबराहट दिखी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और आवाज ऊंची की। यह क्या बदतमीजी है? मैं इस मरीज की समाधान हूं। मिलने आना कौन सा गुनाह है? मिलने? डायरेक्टर एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। आपके हाथ में यह क्या है? सास चौंक गई। उसके हाथ में पकड़ा शपथ पत्र उसकी नजर में आया। उसने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। यह तो बस परिवार के बीच के कुछ कागजात हैं। अस्पताल से इसका कोई लेना देना नहीं है। परिवार के कागजात लेकर आप रात के 11 बजे अस्पताल क्यों आई हैं? डायरेक्टर की आवाज गूंजी। मैंने कल भी कहा था, मरीज के सामने तीमारदार को धमकाना और मारपीट करना इलाज में बाधा डालने का अपराध है, और मैं इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकता हूं। धमकी कैसी? यह हमारा घरेलू मामला है। घरेलू मामला? डायरेक्टर ने हौंसते हुए कहा। तो क्या मैं बताऊं कि मैंने क्या देखा? कल इस कमरे में क्या हुआ था? डायरेक्टर ने प्रिया को देखा। प्रिया के गाल पर अभी भी हल्का नीला निशान था। आपने तीमारदार को थप्पड़ मारा था, उनके बाल खींचे थे और संपत्ति अपने नाम करने के लिए धमकाया था, मरीज के होश में रहते हुए। सास का मुंह खुला रह गया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। और आज आप फिर आ गई, उसी इरादे से। डायरेक्टर ने सास के हाथ में पकड़े शपथ पत्र की ओर इशारा किया। यह संपत्ति त्याग का शपथ पत्र है ना? आप इसे मरीज के सामने जबरदस्ती लिखवाना चाहती थी। वो तो। सास हकलाने लगी। रोहन भी बगल में बेचैन खड़ा था। डायरेक्टर ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक छोटा सा रिकॉर्डर। कल के कमरे के सीसीटीवी फुटेज मेरे पास सुरक्षित है, और आज कॉरिडोर में आपने जो हंगामा किया वह भी सब रिकॉर्ड हो गया है। सास का चेहरा पीला पड़ गया। अगर मैं इसे पुलिस को दूं तो आप पर जबरदस्ती, धमकी और मारपीट के आरोप लग सकते हैं, समझी आप? डायरेक्टर की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक जबरदस्त दबाव था। सास एक कदम पीछे हट गई। तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में दखल देने वाले? लगता है आप अभी तक नहीं जानती कि मैं कौन हूं। डायरेक्टर एक कदम और आगे बढ़े।
सास और उनके बीच एक हाथ का भी फासला नहीं था। मैं इस अस्पताल का डायरेक्टर हूं और इस मरीज का इलाज मैं खुद कर रहा हूं। तो उससे क्या? इसका मतलब यह है कि मरीज के इलाज में जो भी बाधा डालेगा उसे रोकने का मुझे पूरा अधिकार है। डायरेक्टर ने गार्ड्स को इशारा किया। इन लोगों को बाहर ले जाओ और इनकी पहचान करके भविष्य में इस अस्पताल में इनके आने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दो। जी सर। गार्ड्स आगे बढ़े। उन्होंने सास के दोनों हाथ पकड़ लिए। छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? सास छटपटाने लगी, लेकिन गार्ड्स ने कोई परवाह नहीं की। वे उसे खींचकर कमरे से बाहर ले गए। रोहन, रोहन, चुपचाप खड़े मत रहो, कुछ करो। सास ने अपने बेटे को पुकारा, लेकिन रोहन को भी दूसरे गार्ड ने पकड़ रखा था। उसे भी साथ में बाहर ले जाया गया। कॉरिडोर से सास के चिल्लाने की आवाज गूंजी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना, मैं इस अस्पताल पर केस करूंगी। जरूर कीजिए, डायरेक्टर ने कॉरिडोर तक जाकर कहा, लेकिन तब मैं भी आप पर केस करूंगा। मारपीट, धमकी, जबरदस्ती और घर में घुसपैठ का सबूत मेरे पास बहुत हैं। सास का चेहरा बिगड़ गया। वह और कुछ नहीं कह सकी। गार्ड्स सास और रोहन को लिफ्ट की ओर ले गए। लिफ्ट का दरवाजा खुला और दोनों को अंदर धकेल दिया गया। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले सास ने चीखकर कहा, प्रिया, यह अंत नहीं है, देख लेना। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। कॉरिडोर शांत हो गया। डायरेक्टर ने एक गहरी सांस ली और कमरे में वापस आए। प्रिया बिस्तर के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और हाथ कांप रहे थे। आप ठीक हैं? डायरेक्टर ने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह ठीक नहीं है। बैठ जाइए, आपके पैरों में जान नहीं होगी। डायरेक्टर ने कुर्सी की ओर इशारा किया। प्रिया बेजान सी कुर्सी पर बैठ गई। बिस्तर पर मां ने आंखें खोली थीं। शायद शोर से जाग गई थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। मां, आप ठीक हैं? प्रिया ने पास जाकर मां का हाथ पकड़ा। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मां ने कमजोर आवाज में कहा। मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। आपकी वजह से नहीं मां, वे लोग बुरे हैं। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोकना चाहती थी, पर रोक नहीं पाई। डायरेक्टर चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में कई भाव थे, दुहक और शायद गुस्सा भी। तीमारदार जी, डायरेक्टर ने कहना शुरू किया। जी, अब आप उन लोगों की चिंता मत कीजिए। वे अस्पताल में नहीं आ सकते। मैंने उनकी तस्वीर सिक्योरिटी को दे दी है। शुक्रिया। प्रिया ने सिर झुकाया। और एक बात, डायरेक्टर कुछ देर रुके, फिर कहा, अगर आपको किसी कानूनी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। मैं अपने एक वकील दोस्त से मिलवा दूंगा। खर्चे की चिंता मत कीजिएगा। प्रिया ने सिर उठाकर डायरेक्टर को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। हम तो बस एक सामान्य मरीज हैं। डायरेक्टर कुछ देर चुप रहे। उन्होंने मां को देखा। उनकी आंखें गहरी हो गईं। मैंने बताया था ना, इसकी एक निजी वजह है। क्या वजह है? प्रिया ने पूछा। अब वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? डायरेक्टर ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। अभी बताना मुश्किल है, लेकिन ऑपरेशन के बाद मैं जरूर बताऊंगा। मैं वादा करता हूं। उनकी आवाज में सच्चाई थी, झूठ नहीं लग रहा था। प्रिया ने और नहीं पूछा। जब वे बताना नहीं चाहते तो जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। उसने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा। शुक्रिया बाद में कीजिएगा, अभी अपनी मां की देखभाल पर ध्यान दीजिए। डायरेक्टर दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे का हैंडल पकड़कर पीछे मुड़े। ऑपरेशन एक हफ्ते बाद है, तब तक आप दोनों आराम कीजिए। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में फिर शांति छा गई। सिर्फ हार्ट मॉनिटर की आवाज नियमित रूप से आ रही थी। प्रिया मां के पास बैठ गई। उनका हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था। मां, अब सब ठीक है। वे लोग दोबारा नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा हुआ। मां हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में चिंता थी। प्रिया, हाँ मां, मुझे नहीं लगता कि वे लोग चुप बैठेंगे। प्रिया कोई जवाब नहीं दे सकी। मां की बात सही थी। सास हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जरूर कोई और रास्ता निकालेंगी, लेकिन अभी वह यह सब नहीं सोचना चाहती थी। वह बहुत थक चुकी थी। मां, अब सो जाओ, कल जांच भी करानी है। हाँ, तू भी सो जा। मां ने आंखें बंद कर लीं। प्रिया कुर्सी पर टिककर छत को देखने लगी। लाइट की रोशनी आंखों में चुभ रही थी। एक हफ्ते बाद ऑपरेशन था। सफलता की उम्मीद 35%। अभी भी कम थी, लेकिन एक उम्मीद थी, क्योंकि डायरेक्टर थे, एक अजीब इंसान। वह इतना सब क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वह उनकी आभारी थी, दिल से। उसकी आंखें भारी होने लगी। थकान एक साथ टूट पड़ी थी।
प्रिया धीरे धीरे आंखें बंद करने लगी। सोने से ठीक पहले एक ख्याल उसके दिमाग में आया। डायरेक्टर की निजी वजह, वह क्या हो सकती है? उनका मां से क्या रिश्ता हो सकता है? इसी सवाल के साथ प्रिया नींद में डूब गई। बाहर चांद ढल रहा था, सुबह होने वाली थी। मां शोर से थककर सो गई थी। उनकी धीमी सांसें नियमित रूप से चल रही थीं। प्रिया मां के पास बैठी उनका हाथ थामे हुए थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। दरवाजा धीरे से खुला। डायरेक्टर अंदर आए। उन्होंने प्रिया को इशारा किया बाहर आने का। प्रिया धीरे से उठी। मां को जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए दबे पांव चली। कमरे का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में आई। मेरे साथ आइए। डायरेक्टर आगे आगे चले। वे कॉरिडोर के अंत में एक छोटे से काउंसलिंग रूम में गए। लाइट बंद थी। डायरेक्टर ने स्विच ऑन किया। ट्यूबलाइट झपझपाकर जली। बैठिए। डायरेक्टर ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया। प्रिया धीरे से बैठ गई। डायरेक्टर उसके सामने बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। डायरेक्टर का चेहरा आज कुछ अलग था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उन्होंने कुछ बार होंठ भींचे और फिर धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं अब और नहीं छिपाऊंगा। प्रिया ने सिर उठाया। मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, अब मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टर ने एक गहरी सांस ली। कल मैंने कमरे का सीसीटीवी फुटेज देखा। मरीज का चेहरा ध्यान से देखकर मुझे यकीन हो गया। यकीन किस बात का? यह 25 साल पहले की बात है। डायरेक्टर की आंखें कहीं दूर देखने लगीं। उस साल मानसून का मौसम था। मैं मेडिकल कॉलेज के 3रे साल में था। अपने गांव से दिल्ली वापस आ रहा था। रात में जोरदार बारिश हो रही थी, इतनी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया ने सांस रोककर सुना। मैं हाईवे पर था जब मेरे आगे एक हादसा हुआ। कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। मैं भी अपनी गाड़ी नहीं रोक पाया और टकरा गया। टक्कर से मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो गाड़ी इतनी पिचक गई थी कि दरवाजा नहीं खुल रहा था। डायरेक्टर की आवाज कांप रही थी। तभी आग लग गई। आगे एक ट्रक से तेल लीक हो रहा था और आग फैल गई। हाईवे धुएं से भर गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आंखें जल रही थीं और गला सूख रहा था। प्रिया ने अपने घुटनों पर हाथ कस लिए। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, गाड़ी में फौंसे फौंसे जलकर मर जाऊंगा। तभी किसी ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। डायरेक्टर ने प्रिया को देखा। एक आदमी था, लगभग 35 साल का। उसके पूरे शरीर पर कालिख लगी थी और आंखें लाल थीं। उस आदमी ने मुझे बाहर खींचा। मेरा पैर डैशबोर्ड में फंसा हुआ था, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे निकाला। हड्डी टूटने जैसा दर्द हुआ, लेकिन उसी की वजह से मैं बच गया। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी मुझे अपनी पीठ पर लाद कर हाईवे के किनारे तक लाया। मुझे नीचे उतारते हुए उसने कहा। डायरेक्टर की आवाज फट गई, तुम पहले निकलो। जवान आदमी हो, तुम्हें जीना चाहिए। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसका दिल धक से रह गया और वह आदमी फिर से उस आग और धुएं में वापस चला गया, किसी और को बचाने। मैंने उसे रोका, मत जाइए, बहुत खतरनाक है। लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। डायरेक्टर की आंखों में आंसू भर आए। उस आदमी ने 2 और लोगों को बचाया और जब वह तीसरे को बचाने गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि वह आदमी कौन था। मुझे बाद में पता चला उस आदमी का नाम आनंद शर्मा था, 35 साल का। उसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी थी। पापा? प्रिया के मुंह से एक कराह निकली। हाँ, आपके पिताजी थे। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। और उस दिन उस जगह पर एक औरत भी थी जो घायलों की मदद कर रही थी। अपने पति के आग में जाने के बाद वह बाहर घायलों की देखभाल कर रही थी। बारिश में भीगते हुए वह घायलों के जख्मों पर पट्टी कर रही थी। बेहोश लोगों को होश में ला रही थी। फायर ब्रिगेड के आने तक वह अकेली लगी रही। प्रिया का हाथ कांपने लगा। वह औरत आज इस अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, आपकी मां। प्रिया कुछ कह नहीं सकी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कल सीसीटीवी में आपकी मां का चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया। यह वही चेहरा था जो 25 साल पहले उस रात बारिश में भीगते हुए रो रहा था। वक्त के साथ झुर्रियां बढ़ गई थीं, लेकिन आंखें वही थीं। डायरेक्टर अपनी जगह से उठे। वे प्रिया के सामने घुटनों पर बैठ गए। उस दिन मैं जिंदा बच गया था। उनकी आवाज कांप रही थी। आपके पिताजी ने मुझे बचाया था। उन्हीं की वजह से मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बना और आज इस अस्पताल का डायरेक्टर हूं। 25 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उन्हें याद न किया हो। डायरेक्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए मैं आज यहां हूं। प्रिया कुछ नहीं कह सकी। उसका दिल फटा जा रहा था। वह जानती थी कि उसके पापा ने लोगों को बचाया था, लेकिन वह इंसान कौन था, कैसे जी रहा है,
यह उसे नहीं पता था। माँ ने भी कभी ज्यादा नहीं बताया था। वह एक बहुत दर्दनाक याद थी, लेकिन आज वह इंसान उसके सामने था। जिस नौजवान को पापा ने अपनी जान देकर बचाया था, वह डॉक्टर बनकर लौटा था। शुक्रिया, प्रिया ने मुश्किल से कहा। पापा की तरफ से आपका शुक्रिया, इतना अच्छा जीवन जीने के लिए। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अगर आपके पिताजी ना होते तो मैं उस रात हाईवे पर मर गया होता। आज का मैं कभी नहीं होता। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा। अब मेरी बारी है बदला चुकाने की। मैं आपकी मां को जरूर बचाऊंगा। मैं आपके पिताजी से वादा करता हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। बाहर चांद चमक रहा था, पूनम का चांद। उसकी चांदनी उस कमरे में हल्की रोशनी फैला रही थी। कौन जानता था कि 25 साल पुराना एक रिश्ता इस तरह से जुड़ेगा। पापा ने जो बीज बोया था वह अब फूल बनकर खिलने वाला था। प्रिया ने मन ही मन अपने पापा से कहा, पापा शुक्रिया, आपने जिस इंसान को बचाया वह अब मां को बचाने जा रहा है। मां को अभी यह सच नहीं पता था। प्रिया ने तय किया कि वह अभी उन्हें कुछ नहीं बताएगी। ऑपरेशन के बाद जब मां ठीक हो जाएंगी तब बताएगी। अभी के लिए उसने बस एक उम्मीद रखने का फैसला किया। पापा उनकी रक्षा कर रहे हैं, इस उम्मीद को। अगले दिन सुबह डायरेक्टर ने प्रिया को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। पिछली रात के कबूलनामे के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। प्रिया कांपते हुए दिल से दरवाजा खोलकर अंदर गई। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल अलग था। लंबी मेज पर फाइलें सलीके से रखी थीं और डायरेक्टर के बगल में सूट पहने दो लोग और बैठे थे। एक चश्मा पहने अधेड़ उम्र आदमी था और दूसरी एक महिला जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। बैठिए, डायरेक्टर ने कुर्सी की ओर इशारा किया। प्रिया धीरे से बैठ गई। आज मैं आपको ऑपरेशन की तैयारियों के बारे में बताने वाला हूं और कुछ और फैसले भी लिए गए हैं। डायरेक्टर का लहजा अलग था। कल तक वह एक डॉक्टर की तरह समझा रहे थे, लेकिन आज कुछ और था। जैसे कोई कंपनी का मालिक आदेश दे रहा हो, एक फैसला लेने वाले का लहजा। सबसे पहले ऑपरेशन की तारीख 3 दिन बाद सुबह 9 बजे तय की गई है। डायरेक्टर ने पहली फाइल खोली। मेडिकल टीम मैंने खुद चुनी है। मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। मेरी मदद के लिए सर्जरी के प्रोफेसर, एनेस्थीसिया के हेड और आईसीयू की टीम लीडर होंगी। यह इस अस्पताल की सबसे अच्छी टीम है। प्रिया ने सिर हिलाया। ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 में होगा। वहां सबसे नई मशीनें हैं। आमतौर पर वह सिर्फ वीआईपी मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार विशेष रूप से खोला गया है। डायरेक्टर ने दूसरी फाइल आगे बढ़ाई। अब बात करते हैं खर्चे की। प्रिया का हाथ थोड़ा कांपा। यही सबसे बड़ी चिंता थी। ऑपरेशन का खर्चा, कमरे का बिल, दवाएं, जांच, आईसीयू का खर्चा, सब कुछ अस्पताल उठाएगा। क्या? प्रिया ने आंखें फाड़कर देखा। आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, एक भी नहीं। यह कैसे हो सकता है? यह कितना बड़ा खर्चा है। रकम की चिंता मत कीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। डायरेक्टर की आवाज दृढ़ थी, जैसे इस पर और कोई बहस नहीं होगी। और सारे कागजी काम भी मैंने करवा लिए हैं। उन्होंने तीसरी फाइल खोली। ऑपरेशन की सहमति, एनेस्थीसिया की सहमति, खून चढ़ाने की सहमति। आपको बस दस्तखत करने हैं, कोई झंझट नहीं है। प्रिया उन फाइलों को देखती रही। उसका दिमाग घूम रहा था। और आखिर में कानूनी सुरक्षा का मामला। डायरेक्टर ने अपने बगल में बैठे 2 लोगों की ओर इशारा किया। ये हैं लॉ फर्म न्याय के वकील श्री अजय वर्मा और ये हैं उसी फर्म की वकील सुश्री मीनाक्षी सिंह। मैंने इन्हें व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है। चश्मा पहने आदमी ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। मैं अजय वर्मा हूं। अब से मैं आपके कानूनी मामले देखूंगा। महिला ने भी नमस्ते किया। मैं मीनाक्षी सिंह हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रिया हैरान थी। कानूनी मामले? मेरे कौन से कानूनी मामले हैं? आपके ससुराल वाले समस्या खड़ी कर सकते हैं, डायरेक्टर ने कहा। अस्पताल में आने पर तो रोक लगा दी है, लेकिन वे बाहर से कुछ साजिश रच सकते हैं। संपत्ति को लेकर केस कर सकते हैं या आपकी तीमारदारी के अधिकार पर सवाल उठा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दोनों संभाल लेंगे। और इनकी फीस मैं दूंगा। प्रिया का मुंह खुला रह गया। यह बहुत ज्यादा था। डायरेक्टर साहब, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वही बहुत है। खर्चा और वकील, ये बहुत ज्यादा है। डायरेक्टर ने प्रिया को देखा। उनकी आंखें गहरी थीं। जरूरत है, आवाज दृढ़ थी। मुझे यह सब करने की एक वजह है, यह मेरे जिंदा होने की वजह है। प्रिया की बात बीच में ही कट गई। 25 साल पहले उस रात अगर आपके पिताजी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं नहीं होता। मैं डॉक्टर नहीं बनता,
डायरेक्टर नहीं बनता, मेरी शादी नहीं होती, मेरे बच्चे नहीं होते। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह आपके पिताजी की वजह से है। डायरेक्टर की आवाज कांप रही थी, लेकिन मुझे उस एहसान को चुकाने का मौका नहीं मिला। मैंने 25 साल तक ढूंढा, लेकिन उनके परिवार से नहीं मिल सका। और फिर आपकी माँ इस अस्पताल में आई, मेरी आंखों के सामने। वह अपनी जगह से उठे, प्रिया के सामने आए। यह मेरा फर्ज है, मैं आपके पिताजी का कर्ज चुका रहा हूं, इसलिए कृपया मना मत कीजिए। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ऑपरेशन के बाद कीजिएगा। जब आपकी मां स्वस्थ होकर घर चली जाएंगी तब मैं आपका शुक्रिया स्वीकार करूंगा। डायरेक्टर हल्का सा मुस्कुराए। वकील अजय वर्मा ने ब्रीफकेस से एक लिफाफा निकाला। प्रिया जी, अगर आपके ससुराल से कोई फोन आए तो सबसे पहले मुझे बताइएगा। आप सीधे कोई जवाब मत दीजिएगा। जी ठीक है, और ये मेरा कार्ड है, आप 24 घंटे फोन कर सकती हैं। कोई भी बात हो तुरंत फोन कीजिएगा। प्रिया ने कार्ड लिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। कुछ दिन पहले तक चारों तरफ अंधेरा था। सास धमका रही थी, पति मुंह फेर रहा था। पैसे नहीं थे, एक अंधेरी सुरंग थी। लेकिन अब सब अलग था। सबसे अच्छी टीम ऑपरेशन कर रही थी, खर्चा अस्पताल दे रहा था, वकील भी साथ थे। एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी। एक और बात, डायरेक्टर ने कहा, आपकी मां को अभी यह सच नहीं पता है ना? जी, मैंने नहीं बताया। कुछ समय के लिए इसे राज ही रखिएगा। ऑपरेशन से पहले उनका मन विचलित नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद जब वे ठीक हो जाएं तब बताइएगा। प्रिया ने सिर हिलाया। ठीक है। मीटिंग खत्म हुई। प्रिया फाइलें लेकर बाहर निकली। कॉरिडोर में चलते हुए उसने सोचा, पापा ने 25 साल पहले जो बीज बोया था वह अब फूल बनकर खिल रहा था। जिस नौजवान को पापा ने बचाया वह डॉक्टर बनकर लौटा था और अब मां को बचाने जा रहा था। प्रिया ने आसमान की ओर देखा। खिड़की से नीला आसमान दिख रहा था। पापा, शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से है, उसने मन ही मन कहा। कमरे में लौटी तो मां जागी हुई थीं, खिड़की से बाहर देख रही थीं। मां, आप उठ गईं? हाँ। कहाँ गई थी? डायरेक्टर साहब से ऑपरेशन के बारे में बात करने गई थी। प्रिया मां के पास बैठ गई। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, ऑपरेशन सफल होगा, बहुत अच्छे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ ठीक है। मां हल्की सी मुस्कुराई। प्रिया ने डायरेक्टर का राज नहीं बताया, ऑपरेशन के बाद बताने का फैसला किया था। अभी वह बस मां का हाथ थामे बैठी थी, एक गर्म एहसास। 3 दिन बाद ऑपरेशन था। प्रिया ने मुट्ठी भींच ली। मां, आपको जीना ही होगा, जरूर। ऑपरेशन से 2 दिन पहले की बात है। प्रिया अस्पताल में मां के पास थी। मां सो रही थी। उनकी धीमी सांसें नियमित रूप से चल रही थीं। खिड़की से दोपहर की गर्म धूप आ रही थी। फोन बजा। स्क्रीन पर रोहन का नाम था। वह कई दिनों से उसका फोन टाल रही थी, लेकिन फिर से फोन आया था। प्रिया ने कुछ देर सोचा, कब तक टालेगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, मैं हूं। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? रोहन की आवाज में नाराजगी थी। व्यस्त थी, मां की देखभाल कर रही थी। अच्छा, मां की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, 2 दिन बाद ऑपरेशन है। कुछ देर खामोशी रही। रोहन ने गला साफ किया। मैं उसी के लिए फोन किया था। क्या बात है? ऑपरेशन की। मां कह रही थी कि तुम्हारी मां ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? तुम्हारी मां ने ऑपरेशन से मना कर दिया है? उन्होंने मां से खुद कहा। यह क्या बकवास है? मां ने कब कहा? कुछ दिन पहले जब मां अस्पताल आई थी तब उन्होंने कहा था वह ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, शांति से जाना चाहती हैं। यह उनकी अपनी इच्छा है। प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह क्या बकवास है? सास अस्पताल आई थी, उस दिन तो उन्होंने बाल खींचकर धमकाया था, वह मिलना था। झूठ मत बोलो। प्रिया की आवाज ठंडी हो गई। उस दिन माँ जी ने क्या किया था? क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? उन्होंने माँ को कागजों पर दस्तखत करने के लिए धमकाया था। मेरे बाल खींचे थे, मुझे मारा था। वह मिलना था। अरे वह तो एक गलतफहमी थी। माँ तो चिंता की वजह से ऐसा कर रही थी। चिंता? मरने वाले पर पैसा मत लगाओ, यह कहना चिंता है? प्रिया की आवाज ऊंची हो गई। उसका हाथ कांप रहा था। जो भी हो, तुम्हारी माँ की इच्छा तो यही है ना? जब वह ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? माँ ने ऑपरेशन के लिए हाँ कहा है। उन्होंने मुझसे खुद कहा है। उम्मीद कम हो तब भी कोशिश करेंगी। कहीं तुमने उन पर दबाव तो नहीं डाला? तुम्हारी माँ तुम्हारा मन रखने के लिए हाँ कह रही होंगी।
प्रिया ने दांत पीस लिए। यह आदमी क्या कह रहा है? मां उस पर तरस खाकर हां कह रही हैं। यह बकवास थी। और वह डायरेक्टर, वह आदमी। रोहन ने बात आगे बढ़ाई। वह इतना क्यों कर रहा है? ऑपरेशन का सारा खर्चा दे रहा है। उसकी क्या मंशा है? मंशा मतलब कोई डायरेक्टर किसी अनजान मरीज का सारा खर्चा क्यों उठाएगा? यह अजीब नहीं है? कहीं तुमने उस आदमी को कोई वादा तो नहीं किया? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को शांत किया। तुम जानते हो वह कौन है? कौन है? 25 साल पहले पापा ने जिसे बचाया था, वह वही है। फोन पर खामोशी छा गई। क्या? हाईवे पर हादसा हुआ था ना, जिसमें पापा लोगों को बचाते हुए गुजर गए थे। उस हादसे में पापा ने जिन लोगों को बचाया था, उनमें से एक आज यह डायरेक्टर है। रोहन कुछ नहीं कह सका। वह अपना एहसान चुका रहे हैं, पापा का कर्ज चुका रहे हैं। यह है उनकी मंशा। लेकिन फिर भी और एक बात और पूछनी है। प्रिया की आवाज बर्फीली हो गई। तुम लोगों ने मां के बीमार होने की खबर सुनकर सबसे पहले क्या सोचा था? क्या सोचा था मतलब? अस्पताल का खर्चा, इलाज का तरीका? नहीं ना। प्रिया ने दांत भींच लिए। तुम लोगों ने सबसे पहले बीमा का पैसा गिना था। मां के घर की कीमत लगाई थी। मां के मरने पर कितना पैसा मिलेगा, यह हिसाब लगाया था। अरे यह गलत है। मैं गलत हूं? रोहन कोई जवाब नहीं दे सका। खामोशी लंबी हो गई। मां अभी जिंदा हैं, सांस ले रही हैं, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें पहले ही मरा हुआ मान लिया। पैसों का हिसाब शुरू कर दिया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। तुम जानते हो मेरी मां को कौन बचा रहा है? एक अजनबी, एक गैर। परिवार नहीं, एक गैर मेरी मां को बचाने के लिए आगे आया है। और परिवार वालों ने क्या किया? पैसा दो कहकर धमकाया। प्रिया, अब और कुछ कहने को नहीं है। मैं फोन रखती हूं। अरे प्रिया, प्रिया। प्रिया ने फोन काट दिया। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। वह फोन को जमीन पर पटक देना चाहती थी, पर रुक गई। उसने गहरी सांस ली। 1, 2, 3। सीने में उठता गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बिस्तर पर हलचल हुई। मां ने आंखें खोली थीं। प्रिया, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं मां, आप सो जाइए। रोहन था। मां की आंखों में उदासी थी। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मां के पास गई और उनका हाथ पकड़ा। मां, एक बात पूछूं? क्या आप ऑपरेशन करवाना चाहती हैं? सच में? मां कुछ देर चुप रहीं, खिड़की से बाहर देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, सच कहूं तो डर लगता है। हो सकता है मैं ऑपरेशन टेबल से उठ ही ना पाऊं। हाँ, लेकिन तू कहती है ना, हार नहीं मानना चाहिए। उम्मीद कम हो तब भी कोशिश करनी चाहिए। मां ने प्रिया को देखा। जब तू इतना चाहती है तो मैं कैसे हार मान लूं? और सच कहूं तो मैं भी और जीना चाहती हूं। तेरा चेहरा और देखना चाहती हूं। तुझे खुश रहते हुए देखना चाहती हूं। मां की आंखों में आंसू भर आए। इसीलिए मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। यह मेरी अपनी इच्छा है, किसी के कहने से नहीं, मैं खुद चाहती हूं। प्रिया की भी आंखों में आंसू आ गए। उसने मां को कसकर गले लगा लिया। शुक्रिया मां, यह जरूर सफल होगा, जरूर। उस शाम डायरेक्टर का फोन आया। प्रिया काउंसलिंग रूम में गई। आपके ससुराल वाले हरकत में आ गए हैं, डायरेक्टर ने कहा। जी, कैसी हरकत? आज दोपहर अस्पताल के शिकायत विभाग में एक फोन आया था कि मरीज के तीमारदार के अधिकार में समस्या है। बहू मरीज की इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती ऑपरेशन करवा रही है। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। मरीज ने ऑपरेशन से मना कर दिया है, लेकिन तीमारदार जबरदस्ती कर रही है, ऐसी शिकायत थी। लगता है आपकी सास ने फोन किया था। प्रिया ने दांत पीस लिए। रोहन ने फोन पर जो कहा था वह याद आ गया। तुम्हारी मां ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, यह उनकी साजिश थी। चिंता मत कीजिए, डायरेक्टर ने कहा। हमने मरीज की इच्छा जो कंजो कर ली है। उन्होंने ऑपरेशन की सहमति पर खुद दस्तखत किए हैं। आपके ससुराल वालों के आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन अगर वे लोग और समस्या खड़ी करें तो? इसीलिए मैंने वकील नियुक्त किए हैं। कानूनी रूप से निपटने की सारी तैयारी हो चुकी है, डायरेक्टर ने दृढ़ता से कहा। आप अपनी मां की देखभाल पर ध्यान दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। ससुराल वाले हार नहीं मानेंगे। अस्पताल में बात नहीं बनी तो वे कोई और रास्ता निकालेंगे। उनका मकसद एक ही था, मां की संपत्ति, मां के मरने पर मिलने वाला बीमा का पैसा। यही वह सब था जो वे चाहते थे। प्रिया ने मुट्ठी भींच ली। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं मां की रक्षा करूंगी। उन लोगों को कुछ नहीं लेने दूंगी। कमरे में लौटी तो मां सो रही थी, शांत चेहरा,
प्रिया मां के पास बैठ गई, उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। 2 दिन बाद ऑपरेशन था। मां, हमें यह जंग जीतनी ही होगी। साथ में ऑपरेशन से 1 दिन पहले दोपहर की बात है। डायरेक्टर का फोन आया, एक जरूरी काम से काउंसलिंग रूम में आने को कहा। प्रिया मां के सोते समय कमरे से निकली, काउंसलिंग रूम का दरवाजा खोला तो अंदर कई लोग बैठे थे। डायरेक्टर, वकील अजय वर्मा और एक और अनजान आदमी, छोटे बाल, तीखी नजरें। बैठिए, डायरेक्टर ने कुर्सी की ओर इशारा किया। प्रिया धीरे से बैठ गई। आज मैं आपको कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। डायरेक्टर का चेहरा गंभीर था। ये हैं श्री राकेश कुमार, एक जासूस। मैंने इन्हें व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया था। इन्होंने आपके ससुराल की जांच की है। छोटे बालों वाले आदमी ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। मैं राकेश कुमार हूं, मैं एक प्राइवेट जासूस हूं। प्रिया ने घबराते हुए सिर हिलाया। सबसे पहले यह देखिए। डायरेक्टर ने लैपटॉप घुमाकर प्रिया के सामने रखा। स्क्रीन पर एक वीडियो था। प्ले बटन दबाते ही वीडियो शुरू हो गया। अस्पताल का कमरा था, बिस्तर पर लेटी मां और बगल में खड़ी सास। वीडियो में सास प्रिया के बाल खींच रही थी, आवाज भी आ रही थी। कागजों पर दस्तखत कर, घर और बीमा का पैसा हमारे नाम, नहीं तो अस्पताल का बिल बंद कर दूंगी। सास की आवाज स्पीकर से आ रही थी। प्रिया को उस दिन की याद आकर हाथ कांपने लगे। यह पहले दिन का सीसीटीवी है, डायरेक्टर ने कहा। कमरे में सिक्योरिटी कैमरा लगा है। मारपीट और धमकी सब रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो बदला। अब रात का समय था। सास फिर से कमरे में आ रही थी। हाथ में एक कागज था। यहां दस्तखत कर, घर और बीमा का पैसा हमारे नाम। नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी। क्या कहा? सास की आंखें गुस्से से भर गईं। तभी डायरेक्टर गार्ड्स के साथ आ गए। यह दूसरे दिन का वीडियो है, यह भी सब रिकॉर्ड है। प्रिया चुपचाप स्क्रीन देखती रही। देखकर भी यकीन करना मुश्किल था। उसके साथ जो हुआ वह इतना साफ रिकॉर्ड था। अब यह देखिए। वकील अजय वर्मा ने एक फाइल निकाली। यह बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है। सास ने कमरे में जो कुछ भी कहा उसे लिख लिया गया है। धमकी, जबरदस्ती, गाली गलौज, कानूनी रूप से समस्या खड़ी करने वाले 17 बयान हैं। प्रिया ने फाइल ली। उसमें लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने थे। मरने वाले पर पैसा मत लगाओ, दस्तखत नहीं किए तो बिल बंद करके सड़क पर फेंक दूंगी, तेरी मां मरेगी तो वैसे भी कहां जाएगी। एक एक लाइन पढ़कर उसका दिल बैठा जा रहा था। यह एक परिवार के सदस्य की बातें थीं। और यह सबसे जरूरी है, जासूस राकेश कुमार ने एक और मोटी फाइल मेज पर रखी। यह आपके पति के व्यापार की वित्तीय स्थिति की जांच है। प्रिया ने फाइल खोली। उसमें नंबर ही नंबर थे। रोहन ट्रेडर्स, आपके पति की कंपनी, इस पर अभी 3.8 करोड़ का कर्ज है। 3.8 करोड़। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। हां, 3 करोड़ बैंक का लोन और 80 लाख प्राइवेट कर्ज। महीने का ब्याज ही 5 लाख से ज्यादा है। यह कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर है। प्रिया का दम घुट रहा था। पति का व्यापार मुश्किल में है, यह तो पता था, लेकिन इतना यह नहीं पता था। समस्या यहां है। राकेश ने फाइल का एक पन्ना दिखाया। पिछले 3 महीनों में आपके पति ने एक नया लोन लेने की कोशिश की है। और जानते हैं गारंटी के तौर पर क्या रखा था? प्रिया ने सिर हिलाया। आपकी मां के नाम का फ्लैट। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मां का घर? हां, आपकी मां के फ्लैट को गारंटी रखकर लोन लेने की कोशिश की, लेकिन फ्लैट मां के नाम पर है, तो उनकी सहमति के बिना यह नामुमकिन था, इसलिए लोन नहीं मिला। राकेश ने एक और कागज निकाला, और यह और भी गंभीर है। आपकी सास ने आपके नाम पर एक गारंटी बनाने की भी कोशिश की है। गारंटी? हां, आपके पति के व्यापार का कर्ज आपके नाम पर डालने की कोशिश। अगर यह हो जाता तो 3.8 करोड़ का कर्ज आपके सिर पर आ जाता। प्रिया कुछ कह नहीं सकी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। सास ने शपथ पत्र पर दस्तखत के लिए इसीलिए धमकाया था। मां का घर बेचकर कर्ज चुकाना था, और जो कमी पड़ती उसे बहू के नाम से पूरा करना था। यह सब पहले से ही तय था। संक्षेप में डायरेक्टर ने कहना शुरू किया। आपके ससुराल वाले आपकी मां के मरने का इंतजार कर रहे थे। उनके मरने पर बीमा का पैसा मिलता और फ्लैट भी विरासत में मिलता। उस पैसे से वे आपके पति का कर्ज चुकाना चाहते थे। डायरेक्टर की आवाज ठंडी हो गई। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन का विरोध किया। अगर ऑपरेशन सफल हो जाता तो आपकी मां बच जाती, तो उनकी योजना बिगड़ जाती। मां के मरने पर ही पैसा मिलता
उनके जीने पर नहीं। प्रिया का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यह कोई पारिवारिक विवाद नहीं है, डायरेक्टर ने दृढ़ता से कहा। यह मरीज का इस्तेमाल करके संपत्ति हड़पने की एक संगठित कोशिश है। सीधे शब्दों में कहें तो यह डकैती है। यह बात प्रिया के दिल में बैठ गई। डकैती? हाँ, उन लोगों ने जो किया वह डकैती ही थी। बस परिवार का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, असल में वे पैसे लूटने वाले चोर थे। प्रिया जी, वकील अजय वर्मा ने कहा, इन सबूतों के आधार पर हम आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। धमकी, जबरदस्ती, मारपीट सब साबित हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम तुरंत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका मन उलझन में था। तभी काउंसलिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। रोहन खड़ा था। प्रिया, रोहन का चेहरा पीला था। पता नहीं कैसे पता चला, वह हाँफ रहा था। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? रोहन ने कमरे के अंदर देखा। डायरेक्टर, वकील, जासूस और मेज पर रखी फाइलें। यह सब क्या है? रोहन फाइलों की ओर बढ़ा। उसने सबसे ऊपर रखी फाइल उठाई। उसकी अपनी कंपनी की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट। यह तुम्हें कहां से मिला? यह तो कंपनी का राज है। राज? डायरेक्टर ने ठंडा होकर कहा। अपनी पत्नी के नाम पर गारंटी बनाने की कोशिश करना भी राज है? रोहन का चेहरा सख्त हो गया। वो तो अपनी सास के फ्लैट को गारंटी रखकर लोन लेने की कोशिश करना भी। रोहन कुछ नहीं कह सका, बस मुंह खोलता और बंद करता रहा। आप जानते हैं आपकी मां ने कमरे में क्या किया था? डायरेक्टर ने लैपटॉप घुमाकर रोहन को दिखाया। सीसीटीवी वीडियो। सास प्रिया के बाल खींचकर धमका रही थी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें नहीं पता था? प्रिया ने मुंह खोला, आवाज ठंडी थी। यह सब पैसे के लिए था। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए मेरी मां के साथ डकैती की गई। प्रिया ने रोहन को सीधा देखा। जब मां अस्पताल में थी, तुम भी साथ आए थे। तुमने मुझे पिटते हुए देखा था। तब तुम चुप क्यों थे? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने अनजान बनने का नाटक किया। मां जो कर रही थी सब जानते हुए भी तुमने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी वह पैसा चाहिए था। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। मेरी मां अभी जिंदा है, सांस ले रही हैं। कल ऑपरेशन हुआ तो शायद बच भी जाएं, लेकिन तुम लोगों ने उनके मरने का इंतजार किया, क्योंकि उनके मरने पर ही पैसा मिलता। रोहन ने सिर झुका लिया। उसके कंधे झुक गए। माफ कर दो प्रिया। माफी से क्या होगा? प्रिया अपनी जगह से उठी। हमारा परिवार यहीं खत्म होता है। चेकी। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया, इसका क्या मतलब है? मैं तलाक लूंगी। वकील साहब, तलाक के कागजात भी तैयार कर दीजिए। वकील अजय वर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है। प्रिया ने रोहन को एक बार और देखा। एक समय था जब वह उससे प्यार करती थी, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन अब नहीं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी मां को पैसे की नजर से देखा, इंसान की नजर से नहीं। उसी पल हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। प्रिया ने काउंसलिंग रूम का दरवाजा खोला। अब कभी फोन मत करना। दरवाजा बंद हो गया। कॉरिडोर में चलते हुए प्रिया ने आंसू पोंछे। दिल दुख रहा था, लेकिन कोई पछतावा नहीं था। कमरे में लौटी तो मां जागी हुई थी। प्रिया का चेहरा देखकर वे चिंतित हो गईं। प्रिया, तू रोई है? क्या हुआ? नहीं मां, कुछ नहीं। प्रिया मां के पास बैठ गई, उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, कल ऑपरेशन है, सब ठीक होगा, जरूर ठीक होगा। मां हल्की सी मुस्कुराई। कमरे में शांति छाई हुई थी। खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। हार्ट मॉनिटर की नियमित आवाज कमरे में गूंज रही थी। प्रिया मां के पास कुर्सी पर बैठी, उनका हाथ थामे हुए थी। कल ऑपरेशन था। रात भर नींद नहीं आई। मां भी जागी हुई थी, छत को देख रही थीं। उनके चेहरे पर कई भाव थे। मां, आप सोई नहीं? प्रिया ने पूछा। नींद नहीं आ रही। मां ने सिर घुमाकर प्रिया को देखा। आंखों के पास की झुर्रियां गहरी हो गई थीं, वक्त के निशान। प्रिया, हाँ मां, मुझे कुछ कहना है। मां की आवाज आज कुछ अलग थी, उसमें एक भारीपन था। प्रिया का दिल धक से रह गया। क्या बात है मां? कल ऑपरेशन है ना? मां ने धीरे धीरे कहा। उम्मीद कम है, बताया था 10 में से 2 बार ही सफल होता है। मां, ऐसा मत कहो। नहीं, सुन। मां ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, कमजोर, लेकिन उसमें एक गुजारिश थी। अगर मैं ऑपरेशन से नहीं उठी तो। मां, प्रिया चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा मत कहो, प्लीज। प्रिया, तुझे सुनना होगा। मां की आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने बोलना बंद नहीं किया।
अगर माँ वापस ना आए तो तुझे अकेले अच्छे से जीना होगा। नहीं, मैं यह सब नहीं सुनना चाहती। खाना हमेशा समय पर खाना। तू तो हमेशा कुछ भी खा लेती है, मैगी या ब्रेड से काम चला लेती है। ऐसा नहीं करना। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह का नाश्ता जरूर करना। पेट खाली रहता है तो दिन भर कमजोरी रहती है, समझी? माँ प्लीज। प्रिया की आवाज फट गई थी। और ज्यादा काम मत करना। तू तो बस काम ही करती रहती है। आराम के समय आराम करना। शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है। माँ ने प्रिया के गाल सहलाए, खुरदरा सूखा हाथ। लेकिन गर्म। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना। तू तो हमेशा कहती है ठीक हूं। ऐसा करते करते बड़ी बीमारी हो जाएगी, समझी? माँ बस करो। प्रिया ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। और एक अच्छा इंसान ढूंढना। माँ की आवाज और कांप रही थी। इस बार सच में एक अच्छा इंसान जो तुझे प्यार करे, तेरी कद्र करे। ऐसे इंसान से शादी करके खुश रहना। माँ प्लीज बस करो, मुझे नहीं सुनना। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। माँ के बिना भी तू जी सकती है। तू एक मजबूत लड़की है। मैंने जितनी भी लड़कियों को जाना है, तू उनमें सबसे मजबूत है। मैं मजबूत नहीं हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मैं सच में आपके बिना नहीं जी सकती। प्रिया, आप ही तो मेरी सब कुछ हैं। पापा के जाने के बाद सिर्फ आप ही थीं। मैंने सिर्फ आपको ही देखकर जिया है। अगर आप नहीं रहीं तो मैं कैसे जीऊंगी? प्रिया ने माँ के सीने पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। उसके कंधे हिल रहे थे। माँ प्लीज जिंदा लौट आना। प्लीज प्रिया, वादा करो कि आंखें जरूर खोलोगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वादा करो। प्रिया ने सिर उठाकर माँ को देखा, आंसुओं से भरा चेहरा। मैंने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं किया है। आपकी सेवा भी नहीं की। आपको अच्छा खाना नहीं खिलाया, घुमाने नहीं ले गई। मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। प्रिया, अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। हम घूमने भी जाएंगे। आपने कहा था ना, गोवा चलेंगे। हम जरूर जाएंगे। समंदर के किनारे बैठकर खाना खाएंगे। हाँ? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। और मैं आपके लिए आपके पसंदीदा फूल भी लाऊंगी। हर रोज आपका कमरा फूलों से भर दूंगी। प्रिया ने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। इसलिए प्लीज लौट आना, जरूर जिंदा लौट आना। हाँ, माँ ने सिर हिलाया। आंसू रुक नहीं रहे थे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। सच में? हाँ, मैं जरूर आंखें खोलूंगी। तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। वादा है। माँ ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे, एक दूसरे को पकड़े हुए। कुछ देर बाद आंसू थमे। माँ ने प्रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। मेरी बच्ची, तूने बहुत दुख झेले हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी बीमारी की वजह से तुझे तकलीफ हुई। ऐसा मत कहो, आपकी कोई गलती नहीं है। माँ हल्की सी मुस्कुराई, आंसुओं से भीगा चेहरा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। आई लव यू प्रिया। माँ तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। दोनों हाथ थामे रात भर बैठे रहे। बाहर चांद ढल रहा था और सुबह होने वाली थी। अगली सुबह हुई। ऑपरेशन का दिन। सुबह 7 बजे नर्सें कमरे में आईं। ऑपरेशन की तैयारी करनी थी। माँ को एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया। माँ, प्रिया ने माँ का हाथ पकड़ा। कल रात वादा किया था ना कि आंखें जरूर खोलोगी। माँ ने सिर हिलाया। हाँ, वादा किया था, जरूर निभाऊंगी। मैं यकीन करूंगी। मैं इंतजार करूंगी। स्ट्रेचर कॉरिडोर में चला। प्रिया साथ साथ चल रही थी। ऑपरेशन थिएटर के सामने आ गए। एक बड़ा सा स्टील का दरवाजा बंद था। डायरेक्टर ऑपरेशन के कपड़ों में खड़े थे। तीमारदार जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी प्लीज। प्रिया ने सिर झुकाया। डायरेक्टर ने मां को देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में कहा, मां जी, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। मैंने आपके पति से वादा किया था। मां उस बात का मतलब नहीं समझी, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। शुक्रिया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। मां अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। लाल बत्ती जल गई। प्रिया वहीं खड़ी बंद दरवाजे को देखती रही। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। वह बगल की कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। अब इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। 1 घंटा बीत गया। प्रिया वेटिंग रूम में बैठी हाथ मल रही थी। आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। घड़ी देखने पर लगता था कि समय बहुत धीरे चल रहा है। 2 घंटे बीत गए। एक नर्स बाहर आई, बताया कि ऑपरेशन ठीक चल रहा है। प्रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। 3 घंटे बीत गए।
वेटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक नर्स तेजी से अंदर आई। उसका चेहरा गंभीर था। तीमारदार जी। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? मेरी माँ ठीक है? ऑपरेशन के दौरान एक समस्या हो गई है। खून बहुत बह रहा है और खून की जरूरत है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ए पॉजिटिव। मरीज का भी यही है। क्या आप अभी तुरंत खून दे सकती हैं? हाँ, मैं दे सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रिया नर्स के साथ गई। ब्लड डोनेशन रूम में उसका खून लिया गया। सुई चुभने का एहसास हुआ, लेकिन दर्द नहीं हुआ। यह मां के लिए था। खून देने के बाद वह वापस वेटिंग रूम में आ गई। प्रिया कुर्सी पर बैठी, लेकिन बैठ नहीं पा रही थी। उठती बैठती रही, नाखून चबाने लगी। उसका दिल फटा जा रहा था। 4 घंटे बीत गए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नहीं खुला। कोई खबर नहीं आई। प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? खून बहुत बह रहा था। कहाँ था? कहीं मां? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया, बुरे विचारों को दूर करने की कोशिश की। 5 घंटे बीत गए। दरवाजा अभी भी बंद था। लाल बत्ती जल रही थी। प्रिया अब और बैठ नहीं सकी। कॉरिडोर में टहलने लगी। हाथ कांप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। प्रिया दौड़ कर गई। दरवाजे पर डायरेक्टर नहीं, कोई और डॉक्टर था। उनकी मदद करने वाले प्रोफेसर। आप तीमारदार हैं? जी। मेरी माँ कैसी हैं? वह ठीक हैं। प्रिया की आवाज कांप रही थी। प्रोफेसर का चेहरा गंभीर था। बोलने से पहले उन्होंने एक गहरी सांस ली। ऑपरेशन के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन हो गया है। प्रिया का दिल जैसे रुक गया। कॉम्प्लिकेशन? कैसा? कैंसर सेल्स उम्मीद से ज्यादा गहरे फैले हुए थे। उन्हें निकालते समय एक नस कट गई। खून बहुत बह रहा है और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। माँ ठीक तो हैं? अभी हालत स्थिर नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो स्थिति मुश्किल है। प्रिया के पैरों से जान निकल गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं नहीं, मां को कुछ नहीं हो सकता। प्रिया जमीन पर बैठी रोने लगी। उसके कंधे हिल रहे थे। गला इतना रुंध गया था कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी किसी ने प्रिया का कंधा पकड़ा। सिर उठाकर देखा तो डायरेक्टर खड़े थे। उनके कपड़ों पर खून लगा था, चेहरे पर पसीना था। मास्क के नीचे का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में कोई हार नहीं थी। तीमारदार जी। डायरेक्टर ने प्रिया के सामने घुटने टेके। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। डायरेक्टर ने प्रिया का हाथ पकड़ा। आप जानती हैं 25 साल पहले आपके पिताजी ने मुझसे क्या कहा था? प्रिया ने सिर हिलाया। आग की लपटों के बीच से मुझे निकालते हुए उन्होंने कहा था। डायरेक्टर की आंखों में आंसू भर आए। हिम्मत मत हारो, तुम बच सकते हो। हार मत मानो। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके पिताजी ने संभावनाओं का हिसाब नहीं लगाया था। वह बच सकते हैं या नहीं, यह नहीं सोचा था। बस उन्हें इंसान को बचाना था, इसीलिए वे आग में कूद गए थे। डायरेक्टर अपनी जगह से उठे। मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं अंत तक कोशिश करूंगा, जैसे आपके पिताजी ने मेरे लिए किया था। डायरेक्टर वापस ऑपरेशन थिएटर में चले गए। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया जमीन पर बैठी उस दरवाजे को देखती रही। आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मन में एक छोटी सी चिंगारी जल उठी थी। पापा, मां की रक्षा करो प्लीज। 1 घंटा और बीत गया। प्रिया दीवार से टिककर इंतजार करती रही, आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। उसने हाथ कसकर भींच रखे थे, उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डायरेक्टर बाहर आए। मास्क उतार दिया था, चेहरे पर पसीना था। थके हुए लग रहे थे, लेकिन होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई, दौड़ कर गई। क्या हुआ? मां ठीक है। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। ऑपरेशन सफल रहा। प्रिया के पैरों से जान निकल गई। वह गिरने ही वाली थी कि डायरेक्टर ने उसे सहारा दिया। हमने सारे कैंसर सेल्स निकाल दिए हैं, खून भी रुक गया है और हालत स्थिर है। अभी आईसीयू में निगरानी में रखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल टल गई है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया ने कमर झुकाकर नमस्ते किया कई बार। शुक्रिया तब लूंगा जब आपकी मां पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, डायरेक्टर ने कहा। आईसीयू में ले जाने के बाद आप मिल सकती हैं। थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। 1 घंटे बाद प्रिया आईसीयू में थी। मां बिस्तर पर लेटी थी। पूरे शरीर में नलियां लगी थीं। हार्ट मॉनिटर नियमित रूप से आवाज कर रहा था। यार, जिंदा होने की आवाज। प्रिया मां के पास गई।
कुर्सी पर बैठकर उनका हाथ पकड़ा। हाथ गर्म था। मां, प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, ऑपरेशन सफल हो गया, अब सब ठीक है, बस आंखें खोल दो। मां की पलकें कांपी। धीरे धीरे आंखें खुली। नजर धुंधली थी पर धीरे धीरे साफ हो गई। प्रिया। मां के मुंह से एक धीमी आवाज निकली। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैं हूं, मैं यही हूं, मैं जिंदा हूं। मां की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हाँ मां, आप जिंदा हैं, आपने वादा निभाया ना, कहा था कि आंखें खोलोगी। प्रिया ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया दोनों हाथों से। शुक्रिया मां, हार न मानने के लिए शुक्रिया। मां हल्की सी मुस्कुराई। झुर्रियों भरे चेहरे पर एक मुस्कान, दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान। बाहर शाम का सूरज ढल रहा था। उसकी लालिमा आईसीयू के अंदर फैल रही थी। एक लंबा दिन था, लेकिन सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि मां जिंदा थी। 3 महीने बाद बसंत का मौसम आ गया था। अस्पताल की खिड़की से बाहर चेरी ब्लॉसम के फूल खिले हुए थे। गुलाबी पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। गर्म धूप कमरे में भर रही थी। मां को सामान्य कमरे में आए 2 महीने हो गए थे। आईसीयू में 1 महीना बिताने के बाद हालत स्थिर होने पर उन्हें यहां लाया गया था। शुरू में वह खुद बैठ भी नहीं पाती थीं। चम्मच उठाने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। अब वह खुद बैठ सकती थीं। दलिया नहीं, चावल खा सकती थीं। कुछ दिनों से तो कॉरिडोर में चल भी रही थीं, नर्स का हाथ पकड़कर धीरे धीरे, लेकिन वह चल रही थी। आज एक खास दिन था, अस्पताल से छुट्टी का दिन। प्रिया सुबह जल्दी अस्पताल पहुंची। मां का सामान बांधने लगी। कपड़े, टॉयलेटरीज, देखभाल के दौरान इकट्ठा हुआ सामान ज्यादा नहीं था, लेकिन कीमती था। मां बिस्तर के किनारे बैठी थीं, खिड़की से बाहर देख रही थीं। चेहरे पर रौनक थी, 3 महीने पहले से बिल्कुल अलग। मां, तैयार हैं? हाँ, तैयार हूं। मां ने सिर हिलाया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। डायरेक्टर अंदर आए। उनके हाथ में सफेद लिली का एक गुलदस्ता था। छुट्टी की बहुत बहुत बधाई। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर मां के सामने एक कुर्सी पर बैठ गए। मां जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मां ने हैरानी से देखा। डायरेक्टर ने प्रिया को देखा। प्रिया ने सिर हिलाया। अब बताने का समय था। 25 साल पहले का हाईवे हादसा आपको याद है? मां का चेहरा सख्त हो गया। उस रात आपके पति आग की लपटों में से लोगों को बचा रहे थे। मैं भी उनमें से एक था। मां की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने डायरेक्टर का चेहरा ध्यान से देखा। तुम वही नौजवान थे? हाँ, मेरा पैर फंस गया था और मैं निकल नहीं पा रहा था। आपके पति ने मुझे बाहर खींचा था। मां की आंखों में आंसू भर आए। मुझे याद है, मेरे पति एक जवान लड़के को पीठ पर लाद कर लाए थे। वह लौंगड़ा रहा था। मैंने हाईवे के किनारे घायलों की मदद की थी। आपके पति आग में गए थे और आप बारिश में भीगते हुए मेरे पैर पर पट्टी बांध रही थीं। वह स्पर्श मुझे आज भी याद है। मां फूट फूट कर रो पड़ी। उनके कंधे हिल रहे थे। वह नौजवान इतना बड़ा हो गया, डॉक्टर बन गया। यह सब आपके पति की वजह से है। उस दिन मैं बच गया, इसीलिए मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डायरेक्टर बना। 25 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उन्हें याद न किया हो। डायरेक्टर अपनी जगह से उठे, मां के सामने घुटनों पर बैठ गए। मैं अपना एहसान चुकाने आया हूं। आपके पति ने मुझे जिंदगी दी और मैंने आपको जिंदगी लौटा दी है। मां ने जल्दी से डायरेक्टर को उठाया। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। शुक्रिया मां जी, और आपके पति का भी। तीनों एक साथ रोए। खुशी, आभार और यादों के आंसू। कुछ देर बाद आंसू थमे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सास खड़ी थी, पीछे रोहन भी था, लेकिन दोनों का हुलिया पहले से बिल्कुल अलग था। सास ने एक पुराना फटा हुआ स्वेटर पहना हुआ था। रंग उड़ गया था और जगह जगह से रोए निकले हुए थे। बाल बिखरे हुए थे और बिना मेकअप के चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं। पहले वाला घमंड और अकड़ कहीं नहीं था। रोहन का भी वही हाल था। सिकुड़ी हुई शर्ट, बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरा इतना दुबला हो गया था कि गाल की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। प्रिया उनका हुलिया देखकर समझ गई, व्यापार पूरी तरह से डूब गया था। सास लड़खड़ाती हुई कमरे में आई। प्रिया के सामने धड़ाम से घुटनों पर बैठ गई। प्रिया, सास की आवाज फटी हुई थी। गलती हो गई, प्लीज एक बार हमें बचा लो। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। रोहन का व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया, घर भी बिक गया। अब हमारे पास रहने की भी जगह नहीं है। सास ने अपना माथा जमीन पर टिका दिया।
प्लीज एक बार माफ कर दो। हाँ, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम सुधर जाएंगे, प्लीज। रोहन भी बगल में घुटनों पर बैठ गया। प्रिया, माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे एक और मौका दे दो, प्लीज। प्रिया ने उन दोनों को नीचे देखा। एक समय था जब इन लोगों ने उसे कुचला था, बाल खींचे थे, मारा था और चुपचाप देखते रहे थे। आज वही लोग उसके पैरों पर गिड़गिड़ा रहे थे। उन पर तरस आ रहा था, लेकिन दया नहीं। उठिए, प्रिया ने ठंडा होकर कहा। प्रिया, जो कहना है खड़े होकर कहिए। सांस लड़खड़ाती हुई उठी। रोहन भी उठा। दोनों की आंखों में एक उम्मीद जगी। प्रिया, तो तुम हमारी। नहीं, प्रिया ने दृढ़ता से कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। सास का चेहरा सख्त हो गया। क्या क्या कहा? 3 महीने पहले जब मां ऑपरेशन टेबल पर थीं, तब आप क्या कर रही थीं? सास ने मुंह बंद कर लिया। आप अस्पताल में शिकायत कर रही थीं, ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि मां के मरने पर ही बीमा का पैसा मिलता। वो तो मां जिंदा थीं और आप पैसों का हिसाब लगा रही थीं। आपने इंसान को पैसे की नजर से देखा। प्रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें स्थिर थीं। जिस पल आपने मां को पैसे से तौला, उसी पल परिवार खत्म हो गया। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गिड़गिड़ाने वाला चेहरा पल में बदल गया। उसने दांत भींचे और एक घृणित नजर से देखा। अरे लड़की, सास चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की, अपनी सास को? यह वही चेहरा था, कमरे में बाल खींचकर धमकाने वाला चेहरा। हमारी यह हालत तेरी वजह से हुई है। अगर तूने पैसा दिया होता तो यह सब नहीं होता। सास प्रिया पर झपटने वाली थी। उसने हाथ उठाया। डायरेक्टर ने उसे रोक लिया। बस यहीं तक। आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सास चौंक गई। अगर आपने और हंगामा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। कृपया यहां से जाइए। सास ने दांत पीसे, लेकिन वह और नहीं रुक सकी। डायरेक्टर की आंखें बहुत ठंडी थीं। देख लेना, देख लेना। सास चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रोहन भी उसके पीछे पीछे चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरा फिर से शांत हो गया। प्रिया वहीं खड़ी कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखती रही। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन मन शांत था। बाद में पता चला कि रोहन की कंपनी दिवालिया हो गई थी और सास का ब्यूटी पार्लर भी बंद हो गया था। घर भी नीलाम हो गया था और अब वे एक किराए के कमरे में रहते थे। अच्छा किया, मां की आवाज आई। प्रिया ने मुड़कर देखा। मां बिस्तर पर बैठी आंसू पोंछ रही थीं। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, तूने बहुत दुख झेले हैं। प्रिया दौड़कर मां के गले लग गई। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। कुछ देर बाद आंसू थमे। डायरेक्टर पास आए। छुट्टी की तैयारी हो गई? जी, मैंने गाड़ी बुलवाई है, वह आपको घर तक छोड़ देगी। मां ने डायरेक्टर का हाथ पकड़ा। आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप बस स्वस्थ रहिए और लंबी उम्र जिए, मैं बस यही चाहता हूं। डायरेक्टर मुस्कुराए। एक व्हील चेयर आई। मां उस पर बैठी। प्रिया ने पीछे से धकेला। कमरे से निकलकर कॉरिडोर पार किया। अस्पताल से बाहर आए। बसंत की हवा चल रही थी, गर्म और नरम। चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां बर्फ की तरह उड़ रही थीं। मां ने सिर उठाकर आसमान को देखा। जिंदा रहकर अच्छा लग रहा है, मां ने फुसफुसाकर कहा। शुक्रिया प्रिया, जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। प्रिया की भी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूं मां, मेरे लिए जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। एक काली गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी। प्रिया ने मां को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी धीरे धीरे चली। पीछे की खिड़की से अस्पताल दूर होता जा रहा था। डायरेक्टर हाथ हिला रहे थे। मां ने प्रिया का हाथ पकड़ा। अब हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ मां, हम साथ रहेंगे। खिड़की से बाहर चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां उड़ रही थीं, जैसे पापा आशीर्वाद दे रहे हों। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। 25 साल पहले पापा ने जो बीज बोया था, वह आखिरकार फूल बन गया था और वह फूल प्रिया और उसकी मां की नई शुरुआत का जश्न मना रहा था।